Myself Dr. M.K. Paliwal, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया है कि हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है अपने इस पेपर के हिसाब से, और उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेन एप्लीकेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या है। तो मेन जो एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो है एलिमेंट डिटेक्शन, एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। मास spectroscopy is a most accurate method for determining the molecular mass of the compound and its essential composition. In this technique, molecules are bombarded with a beam of energetic electron. The molecules are ionized and broken up into the many fragments, some of which are positive ions. Each kind of ion has a particular ratio of mass to charge, that means M to E ratio value. For most ions, the charge is 1 and thus ME ratio is simply molecular mass of the ion. तो हम बेसिकली क्या मानते हैं कि इस टेक्निक में जो है वो सैंपल पर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, लगभग 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन से जो है वो बम्बार्ड करवाते हैं आयनाइजेशन चैम्बर में, और इस कारण से कंपाउंड जो है वह अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और वह या तो कैटाइन बनाता है या रेडिकल कैटाइन बनाता है, एनाइन बनाता है या रेडिकल एनाइन बनाता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आयंस को जनरेट करता है। ओनली पॉजिटिव चार्ज बेयरिंग स्पीसीज कैन बी डिटेक्टेड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। केवल जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं वो ही मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा डिटेक्ट की जाती हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक फिलामेंट होता है जो गैस सैंपल इसमें एंटर करता है, और ये जो फिलामेंट है वो आयनाइज करता है इस गैस को, आयनाइज इसको एसिलेट करता है, और जो स्लिट्स होती हैं उसके द्वारा आयनाइजेशन चैम्बर में जाता है। इस आयनाइजेशन चैम्बर में जो है ये फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जो है आयन सेपरेटेड बाय मास एक्सप्लोसिव फिल्म। इसके बाद सेपरेटेड होने के बाद आगे जो डिटेक्टर होता है उसमें ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, और डिटेक्शन के बाद इसमें जो भी है वो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है हम किसी भी सैंपल को जो है एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो पॉजिटिव चार्ज बियरिंग जो स्पीसीज है वो मास स्पेक्ट्रम में डिटेक्ट होती है, और उससे हमारे को एक मास स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उस मास स्पेक्ट्रम जो है वो ये जो दिखाया गया है वैसा होता है। उसमें रिलेटिव अबंडेंस और M/E जो होता है उसमें एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ होता है। तो उसमें दो प्रकार की मुख्य रूप से पीक्स होती हैं। एक तो बेस पीक होती है जिसको मोस्ट अबंडेंट पीक भी कहते हैं, और उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। इस प्रकार से मास स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिलती हैं उनमें जो सबसे हाईएस्ट हाइट की जो होती है उसे मोस्ट अबंडेंट पीक या हाईएस्ट इंटेंसिटी वाली पीक कहते हैं। वैसे पहले भी मैंने बता रखा है आपको कि जो इंटेंसिटी होती है वो दो मुख्य रूप से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किस पे, पॉपुलेशन और डीजनरेसी पे। तो अगर जो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल्स होंगे या पॉजिटिव चार्ज बियरिंग स्पीसीज होंगी वो ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होगी तो उनका ज़्यादा ट्रांजिशन होगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो हमारे को सिग्नल प्राप्त होगा या उसके रेस्पेक्ट में हमारे को जो पीक प्राप्त होगी
उसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट होगी और वो मोस्ट अबंडेंट पीक कहलाएगी। इसके बाद एक पीक और मिलती है जिसका m/e जो होता है वो सबसे अधिक होता है, उसे पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं, और उसकी जो m/e की वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है, उसे m+ पीक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट जो पीक्स हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीक्स आर अपीयर्स इन मास स्पेक्ट्रम। तो उनमें से दो मुख्य रूप से पीक हैं, उनको अपन बात करते हैं। पहली जो पीक है वो है m+ पीक। ए पीक विच इज ऑब्जर्व्ड एट हाईएस्ट m/e वैल्यू इज कॉल्ड m+ पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक और पेरेंट आयन पीक। आप ध्यान रखिएगा कि m+ पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक और पेरेंट आयन पीक जो है वो एक ही होता है, और उसी को इन तीनों नामों से पुकारा जाता है जिनकी हाईएस्ट m/e वैल्यू हो। दूसरी है बेस पीक। मैंने पहले ही बताया, ए पीक विच हैज़ हाईएस्ट इंटेंसिटी मीन्स 100% उसको मान लेते हैं, इज कॉल्ड बेस पीक। जनरली बेस पीक सेपरेट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट ऑफ द कंपाउंड। इट मे बी m+ पीक। जो होती है जो मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट होता है किसी भी उसको क्या है हम उसको क्या मोस्ट स्टेबल जो फ्रेगमेंट होता है उसी से हमारे को बेस पीक प्राप्त होती है और उसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है, और ये m+ पीक भी हो सकती है। मतलब बेस पीक जो है m+ पीक भी हो सकती है। जैसे अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक नियोपेंटेन है, और नियोपेंटेन में आप जानते हो कि 5 कार्बन होते हैं। एक कार्बन जो होता है उसके चारों तरफ मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है, उससे इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं या फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, तो हमारे को C5H12 प्लस m/e जो है उसकी 72 होगा, क्योंकि कार्बन होता है, कार्बन जो है वो 5 कार्बन हो गया 62 हो गया, और 12 हाइड्रोजन हो गए तो 60, 12×5 = 60 और 12 72 हो गए। तो यानी कि C5H12 प्लस में 72 हमारे पास जो है m/e वैल्यू आ गई। अब ये मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है। अब उसके कई फ्रेगमेंट हमारे को मिल सकते हैं, जैसे C4H9+, C3H5+, C2H5+, C2H3+। इसमें जो है रिलेटिव इंटेंसिटी है वो C4H9+ की 100% होगी, C3H5+ की 41% होगी, C2H5+ की 38.5 होगी, और C2H3+ की 15.7 होगी। सो मॉलिक्यूलर आयन जो है यहाँ पर जो होगा वो C5H12 is called parent ion and usually designated as m+. It is positively charged molecule with an unpaired electron। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं। अब इसमें एलिमेंटल एनालिसिस क्या करते हैं कि कैसे कैसे हम एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमीट्री में। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड जो है वो कैसे बताया जा सकता है। तो क्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड शोन m+ पीक प्लस एंड m+2 पीक विथ इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 3:1। अगर 3:1 का जो इंटेंसिटी रेशियो हो और हमारे को 2 पीक प्राप्त हो, एक तो m+ पीक और एक m+2 पीक, तो हमारे को जो है वो हम कहेंगे कि इस कंपाउंड में क्लोराइड उपस्थित है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है क्योंकि हमारे पास जो नेचर में है वो क्लोराइड के 2 आइसोटॉप्स मिलते हैं, या नेचुरल अबंडेंस ऑफ क्लोराइड आइसोटॉप जो है वो 2 प्रकार की होती है। क्लोरीन 35 वो तो 75% होता है, क्लोरीन 37 जो होता है वो 25% होता है। देखिए इसमें जो रेशियो है वो 75 और 25 का है, और यहाँ पर जो है इसका मॉलिक्यूलर मास है उसमें भी 2 का, तो जो 2 का डिफरेंस आता है
और उसमें जो रेशियो भी है, जो अबंडेंस है, उसमें भी 3:1 का रेशियो है। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी रेशियो हो तो होगा वो 3:1 का, और पीक जो हो जाएगी हमारे पास, एक तो m प्लस पीक होगी और एक m+2 पीक होगी, यानी कि उसका m/e रेशियो जो होगा वो 2 ज़्यादा होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 3:1 की 3:1 रेशियो की इंटेंसिटी रेशियो की 2 पीक प्राप्त होती हैं तो हम कहेंगे कि क्लोराइड उपस्थित है। इसी प्रकार से हम ब्रोमीन की प्रेजेंस देखते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में ब्रोमीन उपस्थित है तो हम कैसे कहेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग ब्रोमीन एलिमेंट शोन M+ एंड M+2 पीक विद इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 1:1। अब देखिए यहाँ पे 1:1 का रेशियो इसलिए है क्योंकि जो ब्रोमीन के दो आइसोटोप हैं, एक 79 ब्रोमीन और एक 81 ब्रोमीन, इनका मॉलिक्यूलर मास जो है उन दोनों का जो नेचुरल अबंडेंस है वो 50-50% है कि ब्रोमीन 79 का भी 50% है और ब्रोमीन 81 का भी 50% नेचुरल अबंडेंस है। तो हमारे को दो पीक्स मिलेंगी, एक तो M+ पीक और एक M+2 पीक, और वो 50-50 के रेशियो में मिलेगी। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं CH2Br2। इसमें हमारे को 4 पीक मिलती हैं, एक M+ पीक, एक M+2 पीक और एक M+4 पीक। उसमें अपन M/E काउंट करते हैं। CH2 का तो 14 हो गया, कार्बन 12 है और H2 है तो 2 हो गया, तो 12 + 2 14, और Br2 जो हो गया वो 158 हो गया, तो 172 जो इसका M/E वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से M+2 की जो M/E वैल्यू होगी वो होगी 174। इसी प्रकार से जो है M+4 पीक की जो M/E वैल्यू होगी वो 176 होगी। इसमें जो है वो 172 से +2 और 172 से +4, यानी कि 2 पीक हमारे को मिल गई, और इनका जो रेशियो होगा 1:2:1 होगा। तो इस प्रकार से अगर हमारे को हमारे को 3 पीक मिलती हैं और उनका रेशियो 1:2:1 हो तो कंपाउंड होगा CH2Br2। इस प्रकार से हम प्रेजेंस ऑफ Br या ब्रोमीन की जो प्रेजेंस है उसको बता सकते हैं। अब प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन हैविंग कंपाउंड शोज M+ एंड M+ -172 पीक। दीज पीक्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड ड्यू टू लार्ज गैप। जो है अगर आयोडीन प्रेजेंट होगा तो आयोडीन प्रेजेंट होने के कारण से हमारे को M+ पीक प्राप्त होगी, और M+ में से 127 जो है M/E कम होगा। इन दो प्रकार की ऐसी गैप हो, दो पीक्स के बीच में अगर गैप 127 का हो तो हमारे को आयोडीन की प्रेजेंस को बताता है। और जैसे हमने इसमें दे रखा है कि रिलेटिव अबंडेंस और M/E की वैल्यू में अगर हमने ग्राफ प्लॉट कर रखा है तो दो हमारे को पीक मिली हुई हैं, एक तो 2 M+ पीक दिखा रखी हैं, तो उसमें अगर 127 का गैप है इसका मतलब आयोडीन उपस्थित है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से आयोडीन की भी उपस्थिति बता सकते हैं। अब उसके बाद आता है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का डिटेक्शन क्या होता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है कि नाइट्रोजन रूल होता है। व्हेन M+ पीक हैज़ odd M/E value, it shows presence of nitrogen atom in odd number in given compound। अगर M+ पीक के पास M+ पीक की M/E वैल्यू जो है ओड हो, M/E वैल्यू, तो ये ओड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम की उपस्थिति बताता है किसी गिवन कंपाउंड में। अगर M+ पीक की M/E वैल्यू जो है M/E वैल्यू है इवन है, M/E वैल्यू M+ पीक की, तो ये नाइट्रोजन के अब्सेंस को बताता है या इवन नंबर में नाइट्रोजन की उपस्थिति को बताता है। दोबारा मैं आपको नाइट्रोजन रूल बताता हूँ। यदि M/E वैल्यू M+ पीक की ओड हो तो ये ओड नंबर ऑफ नाइट्रोजन की उपस्थिति को बताता है। किसी कंपाउंड में यदि M+ पीक की
वैल्यू एम प्लस पीक की एम बाई ई वैल्यू ओड हो तो ओड नाइट्रोजन को, ओड नंबर ऑफ नाइट्रोजन की प्रेजेंस को बताता है किसी कंपाउंड में। और यदि एम प्लस पीक की वैल्यू या एम प्लस पीक की एम बाई ई वैल्यू इवन नंबर में हो तो ये नाइट्रोजन की एब्सेंस को बताता है, और इसे या फिर वह इवन नंबर में नाइट्रोजन उपस्थित होंगे उसको बताता है। देख, हमने कंपाउंड लिया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट बताया है और एम बाई ई वैल्यू ऑफ एम प्लस पीक की बताई है। तो देखिए हमारे पास ये हो गया कंपाउंड, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट, और ये हो गया एम बाई ई वैल्यू ऑफ एम प्लस पीक। अब हमारे पास ये है NH2CHCl2, ये वाला, इसमें मॉलिक्यूलर वेट 100 है, एम बाई ई वैल्यू इसकी 99 है। देखिए यहाँ पर एक नाइट्रोजन की उपस्थिति बताता है क्योंकि यहाँ पर 99 वैल्यू आ गई। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं CH2BrNH2, ठीक है, इसमें 110 मॉलिक्यूलर वेट है, इसकी एम बाई ई वैल्यू है 109 है, तो इसमें नाइट्रोजन एक उपस्थित है। अब देखिए दूसरा जो कंपाउंड है उसमें 2 नाइट्रोजन है और उसकी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 80 है। इसके लिए जो हमारे पास एम बाई ई वैल्यू ऑफ एम प्लस पीक जो है वो 80 है, तो ये जो है वो इवन नंबर में है, नाइट्रोजन यानी 2 है, तो हमारे पास एम बाई ई वैल्यू ऑफ एम प्लस पीक की भी क्या है, इवन नंबर में है। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो कैसे बताया जा सकता है, नेचुरल अबंडेंस ऑफ कार्बन आइसोटॉप्स। कार्बन आइसोटॉप की जो नेचुरल अबंडेंस है वो जो एनवायरनमेंट में है वो 2 कार्बन आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12 और एक कार्बन 13। जो कार्बन 12 होता है या कार्बन 12 होता है उसकी 98.9% जो है वो नेचुरल अबंडेंस है, जबकि कार्बन 13 जो है उसकी 1.1% नेचुरल अबंडेंस है। प्रकृति में वह 1.1 ही पाया जाता है। सो इंटेंसिटी ऑफ एम प्लस पीक इज इक्वल टू 1.1 इंटू NC, जहाँ पर NC जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अगर किसी एम प्लस पीक की हम इंटेंसिटी डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, 1.1 को NC से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हमने एक इसके लिए प्रॉब्लम भी यहाँ पर रखी है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ एम प्लस पीक इन C60। कार्बन 60 में एम प्लस पीक की इंटेंसिटी अगर आपको डिटेक्ट करनी है तो इसको 60 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास इसकी जो इंटेंसिटी आएगी वो 66% आएगी। सो इंटेंसिटी ऑफ एम प्लस पीक इन एंथ्रासीन जो हो जाएगी, एंथ्रासीन भी देख सकते हैं हमारे पास, तो उसको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर एंथ्रासीन में जो है वो 14 कार्बन होते हैं, तो 1.1 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.4% हमारे पास ये आ जाएगा। अब प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र जो है, सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है वो भी हम कंटेनिंग कंपाउंड में भी हम सल्फ़र को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स शोज एम प्लस एंड एम प्लस 2 पीक विद इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 95.6:4.4। इस इंटेंसिटी रेशियो का हमारे पास जो है वो सल्फ़र अगर उपस्थित होगी तो हमारे को पीक्स मिलेंगी, क्योंकि उसका जो नेचुरल एबंडेंस है वो 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक कार्बन, एक सल्फ़र 32 और एक सल्फ़र 34। सल्फ़र 32 जो होता है वो 95.6% होता है और सल्फ़र 34 जो होता है वो 4.4% होता है। तो इसकी जो नेचुरल अबंडेंस वो ये होती है, इस कारण से अपने को ये इस इंटेंसिटी रेशियो में हमारे को जो है वो पीक्स प्राप्त होंगी। इस प्रकार से अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, तो मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है और किस प्रकार से इसको प्राप्त किया जा सकता है और इससे अपने को
क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और इसका स्पेक्ट्रम या इसका डिटेक्शन कैसे किया जा सकता है, या किसी कंपाउंड को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जा सकता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसके बारे में अपन विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, जिससे हमारा ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यूनिट सेकंड में जो है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको जो बेसिक्स जो हैं इनके जो है वो आपको बताता जाऊंगा, जिससे कि आप इसको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा होने के बाद अपन नेक्स्ट और इसमें नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। धन्यवाद।